हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्रॉम असम एंड हैज़ रिसीव्ड द ग्रीन ऑस्कर वाइटले अवार्ड 2024। निम्नलिखित में से कौन असम से है और उसे ग्रीन ऑस्कर वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? वो है पूर्णिमा देवी बर्मान। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। पूर्णिमा देवी बर्मान is from Assam and has received the Green Oscar Whiteley Gold Award 2024. Question number 2. Which Indian language spoken predominantly in the state of Karnataka and has its own classical status and is known for its ancient literature? कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मेन ये पूछ रहे हैं। कर्नाटका में बोली जाती है कन्नड़। देखो, तेलुगु कहाँ पे बोली जाती है? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। मलयालम केरला, तमिलनाडु में। और ये सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस ही हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस में ऐड है, बट उन्होंने कर्नाटका में बोला है, इसलिए आंसर हो गया कन्नड़। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द सुबनसिरी रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? देखो, जो ब्रह्मपुत्र है ना, वो रिवर कहाँ से, देखो वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, फिर वो तिब्बत में ही जाती है और नामचा बरवा जगह है, वहाँ से साउथ सदर ईस्टर्न पॉइंट पे यहाँ से इंडिया में एंटर होती है, असम में जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अरुणाचल प्रदेश, पहला अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा नामक जगह है, वहाँ से इंडिया में एंटर होती है, फिर असम में जाती है और फिर साउथ टर्न लेके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ना वो मिज़ोरम में जाती है, ना मणिपुर में, ना नागालैंड में। तो सुबनसिरी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हम एक बार ट्रिब्यूटरीज़ की बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ पता है ना सबको कि लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है, जो लेफ़्ट की तरफ से फ़्लो होती है, और जो राइट की तरफ से फ़्लो होती है, मिलती हैं, उनको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो इनके हम मेजर पढ़ लेते हैं। देखो, लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है लोहित, धानसारी एंड दिबांग। डोंट कंफ्यूज इट विद दिहांग। दिहांग जगह का नाम है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कामेग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी एंड सनकोश। ठीक है, अब हम एक बार ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है? देखो, तिब्बत से ओरिजिन है उसका। पहले तो हम उसके ब्रह्मपुत्र के नाम देख लेते हैं। नहीं, ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? मैं ओरिजिन लिख लेती हूँ बस। ओरिजिन होता है चेमा योंगडोंग ग्लेशियर, जिसको अंशी ग्लेशियर भी कहते हैं। और कहाँ पे है ये? तिब्बत में। चेमा योंगडोंग ग्लेशियर या अंशी ग्लेशियर। कहाँ पे है ये? तिब्बत में है। ठीक है, अब इस जो ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगह पे। देखो, तिब्बत में उसका क्या नाम है? तिब्बत में यारलोंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में जब वो एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है, पहले सियांग है, फिर दिहांग है, फिर वो असम में एंटर करती है। असम में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र।
और जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। देखो मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ थोड़ा सा, अगर बन पाता है तो। मैप पे मत जाना, अरे ठीक है। वो यहाँ से तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और यहाँ से साउथ वेस्ट, साउथ टर्न लेती है, शार्प टर्न लेती है और इंडिया में एंटर होती है, अरुणाचल प्रदेश, देन असम से फिर गिर जाती है यहाँ, ठीक है। जो ये पॉइंट है ना, शार्प पॉइंट ऑफ ईस्टर्न, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसने एक शार्प यू टर्न लिया है ना, जो जहाँ से ये यू टर्न लेती है उसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा। और ये जो जहाँ से ये इसने साउथ पे टर्न लिया है, ये नाम है डुबरी, जो कि असम में आता है। डुबरी असम में आता है, ठीक है। और देखो पता है मजूली आइलैंड और उमानंदा आइलैंड, मजूली आइलैंड, मजूली रिवराइन, मजूली आइलैंड और उमानंदा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड, ये दोनों कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर ही बनाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, ये तो 3 का ही था सारा, अब क्वेश्चन नंबर एक बार 4 भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द ब्रह्मपुत्र रिवर नॉन एज इन तिब्बत? अभी मैंने ऊपर देखो आपको यहाँ पे भी बताया, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जानते हैं? यारलंग सांगपो। तो सांगपो, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द रशियन मर्चेंट हु विजिटेड बिदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ महमूद गवान। महमूद गवान के जीवन काल में बिदर आने वाली रूसी व्यापारी का नाम क्या था? क्या नाम था? एथनासुअस निकितिन, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। डोमिंगो पीस, ये डोमिंगो पीस किसके टाइम, ये भी एक मर्चेंट है, ट्रैवलर है, ये किसके टाइम पे आए थे? डोमिंगो पीस, डोमिंगो पीस KDR कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे। कृष्णदेव राय, देखो KDR के टाइम पे ना 2 ट्रैवलर आए थे, दोनों पोर्तुगीज से आए थे। एक तो हो गया डोमिंगो पीस और दूसरा था अब्दुल रज़ाक। दोनों पोर्तुगीज ट्रैवलर आए थे और किसके टाइम पे? कृष्णदेव राय के टाइम पे। निकोलो दी कॉन्टी, ये इटालियन ट्रैवलर थे और ये देवराया फर्स्ट के टाइम पे आए थे। देवराया फर्स्ट, ये जो कृष्णदेव राय, देवराया फर्स्ट, देवराया सेकेंड, देखो देवराया सेकेंड के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था ये भी पूछ लेते हैं। ये सारे विजयनगर एम्पायर के शासक हैं। देवराया सेकेंड के टाइम पे कौन आया था? आई थिंक मैंने ये अब्दुल रज़ाक तो देवराया सेकेंड के टाइम पे आए थे। KDR के टाइम पे 2 आए थे, एक दौरते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस, दोनों DD से आए थे। दौरते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस। देवराया सेकेंड के टाइम पे आया था अब्दुल रज़ाक। ये था पर्शियन ट्रैवलर, पर्शियन, ये दोनों थे पोर्तुगीज़। और देखो अच्युत देव राय के टाइम पे कौन आया था, एक बार ये भी देख लीजिए, क्योंकि विजयनगर एम्पायर से ना इन्हीं के ही बारे में पूछा जाता है। देवराया फर्स्ट के टाइम पे कौन आया? निकोलो दी कॉन्टी। देवराया सेकेंड के टाइम पे अब्दुल रज़ाक। कृष्ण देव राय के टाइम पे डोमिंगो पीस एंड दौरते बारबोसा एंड अच्युत देव राय के टाइम पे फर्नांडो न्यूस। अच्युत देव राय के टाइम पे कौन आया? फर्नांडो न्यूस।
ये भी पोर्तुगल ट्रैवलर था, ठीक है। उन्होंने महमूद ऑफ गवान के टाइम पे रशियन मर्चेंट कौन आया था? ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, अथनासुअस निकितिन। क्वेश्चन नंबर 6, which Indian para athlete set a world record in the women 400 meter T20 category at the Para Athlete World Championship 2024 in Kobe, जापान? किस भारतीय पैरा एथलीट ने जापान के कोबे में पैरा एथलीट विश्व चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 40 मीटर T20 श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड बनाया? सुमित अंटिल इज रिलेटेड टू जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो तो ये तो हो ही नहीं सकता जो एथलीट में करेगा। एकता भयान इज रिलेटेड टू क्लब थ्रो एंड डिस्कस थ्रो। क्लब थ्रो एंड डिस्कस थ्रो एंड दीपाली जीवन जी, यस यही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। दीपाली जीवन जी सेट इंडियन पैरा एथलीट set a world record in the women's 400 meter T20 category at the Para Athlete Women Championship 2024। और इनका रिकॉर्ड क्या था? जिन्होंने मतलब इन्होंने कितने सेकंड्स में करा? 55.06 या 07, कहीं पे 06 है और कहीं पे 07 सेकंड्स में इन्होंने ये रेस कंप्लीट करी। और अवनी लेखरा इज़ रिलेटेड टू शूटिंग। इन्होंने, आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। और जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ, पेरिस पैरालंपिक, ऐसे 2020 वाला टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता और 2024 में गोल्ड जीता। इन्हीं अवनी लेखरा को ही अभी खेल रत्न अवार्ड भी मिला, खेल रत्न अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 7, a machine is used by a firm. The expenditure done on normal repair of the machine will be called expenditure by the firm on the dash of the machine। देखो, जब हम किसी मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो उस पर वो मशीन घिसेगी, उसकी रिपेयर में भी पैसा लगेगा, तो वो सब हम एज अ डेप्रिसिएशन कंसिडर करते हैं कि उस मशीन की वैल्यू घट गई है, तो उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फिशरीज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज? देखो, इसका आंसर क्या है? केरला नॉट बोला ना, केरला नहीं हो सकता क्योंकि केरला है वो साउथ वेस्ट कोस्टल स्टेट है और यहाँ पे प्राइमरी सोर्स लोगों का फिशरीज होता है। क्या है? कहाँ पे है ये? साउथ वेस्ट कोस्टल प्लेन है। महाराष्ट्र तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। गुजरात इंडिया का लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है। इंडियाज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन गुजरात से ही है। मतलब जो गुजरात है, देखो ये जो गुजरात है इसमें सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन है, यहाँ पे सारे में पानी है। कोस्टल लाइन। मध्य प्रदेश ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड मतलब जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, लॉक्ड। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का प्राइमरी क्या कह सकते हैं? प्राइमरी लाइवलीहुड फिशरीज नहीं है। हाँ, लोग लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिजर्वर्स में मछली पकड़ते होंगे, बट एक प्राइमरी सोर्स नहीं कह सकते हैं जितना कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में लोग करते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर वॉज नोन एज कर्नाटका साम्राज्यमु बाय इट्स कंटेम्प्रेरीज? देखो, कर्नाटका साम्राज्यमु का मतलब क्या है? पहले तो हमें मतलब भी पता होना चाहिए। साम्राज्यमु मीन्स किंगडम ऑफ कर्नाटका। किंगडम ऑफ कर्नाटका।
और हम इसको एम्पायर ऑफ कर्नाटका भी बोल सकते हैं। तो कर्नाटका साम्राज्यमु किसको कहा जाता था? विजयनगर एम्पायर को कर्नाटका साम्राज्यमु कहा जाता था उनके कंटेम्प्रेरीज के द्वारा, मतलब समकालीनों के द्वारा। देखो अब हम यहाँ पे कर्नाटका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सॉरी कर्नाटका कह दिया, विजयनगर एम्पायर के बारे में देख लेते हैं। विजयनगर एम्पायर को फाउंड किसने किया था? फाउंडर, पेन चेंज कर लो, यहाँ पे लिखते हैं फाउंडर हरिहर एंड बुक्का, ये 2 पर्सन थे, उन्होंने फाउंड किया था। फाउंडर हरिहर एंड बुक्का इन 1336। और विजयनगर में कितनी डायनेस्टीज़ थी? देखो विजयनगर एक पूरा एम्पायर था। इसमें जैसे बहुत सारी पार्टीज़ रूल करती हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ है ना, आप है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ऐसी विजयनगर में 4 डायनेस्टीज़ का रूल रहा। एक संगम, सुलुवा, तुलुवा एंड अराइविडू। जो विजयनगर एम्पायर का सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई ना, वो तुलुव डायनेस्टी के टाइम पे हुई। और इसमें भी फेमस रूलर कौन था? KDR, कृष्णदेव राय। जो विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ ना, फॉल, वो कब से स्टार्ट हुआ? जो बैटल ऑफ तालीकोटा हुई थी। डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर कब से स्टार्ट हुआ? बैटल ऑफ तालीकोटा से। बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुई थी? ये 1565। उसके बाद भी अराइविडू डायनेस्टी 17th सेंचुरी तक चली, बट एक लिमिटेड एरिया में। क्वेश्चन नंबर 10, एज ऑन जुलाई 2024 विच मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ओवरसीज द पोर्टफोलियोज ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पशुपति कुमार पारस, भगवंत खूबा, फगन सिंह कुलस्ते या राव इंद्रजीत सिंह? मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज इज राव इंद्रजीत सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, what will be phenotypic ratio of a long plant to a dwarf plant if a heterozygous long pea plant means TT is crossed with the homozygous dominant long pea plant TT? अगर हम इन दोनों को क्रॉस करवाएं तो हमारा जो आंसर होगा, मतलब जो इससे नेक्स्ट जनरेशन में पी प्लांट आएंगे वो कैसे आएंगे, वो ये पूछ रहे हैं। ऑल ड्वार्फ पी प्लांट या ऑल लॉन्ग पी प्लांट, या 1:1 रेशो में या 3:1 रेशो में? देखो जो इसमें जो सेकंड जनरेशन आती है ना, मतलब जो ट्रेड्स आते हैं वो लॉन्ग, अगर एक में भी टी आ गया ना, बड़ा वाला टी, तो उसी के ही डोमेन्स दिखते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, अब हम क्रॉस करवाते हैं। पहले इसका एक टी ले लेंगे, इसका भी बड़ा वाला टी ले लेंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन में टी हो गया। ये और ये नेक्स्ट जनरेशन में टी एंड टी हो गया। इसको और इसको लेंगे तो टी हो गया, इसको और इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा? टी एंड टी। देखो हर जनरेशन में एक टी है, मतलब इस सेकंड जनरेशन में एक बिग वाला टी है, तो जो डोमिनेंस होगा वो बड़े टी का होगा, मतलब ऑल लॉन्ग पी प्लांट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? फर्स्ट कंप्लीट सेंसस किसने कब, मतलब किसने करवाई? मैं तो मतलब किसके टाइम पे हुई, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। देखो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ये थे द देन वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, देन वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। कब के? 1881। तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881। और किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे, वो उस टाइम पे के वॉइसरॉय थे। और फर्स्ट सेंसस हुई थी तो सेंसस कमिश्नर भी पूछा जा सकता है, वो कौन थे? उसके 1881 के टाइम पे सेंसस कमिश्नर थे WC प्लॉडन।
आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि प्रेजेंट सेंसस कमिश्नर कौन है। कमिश्नर क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर वाज द स्लोगन ऑफ पूर्ण स्वराज एज द गोल अडॉप्टेड इन द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस। देखो, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके सेशंस होते थे, ये तो सबको ही पता है। उसके किस सेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? किस सेशन में? 1929 के सेशन में। ये सेशन कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और इसी दिन इन्होंने कहा था कि हमारे को पूर्ण स्वराज चाहिए, और इन्होंने 26 जनवरी 1930 को एज अ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, और झंडा अपना जो हमारा फ्लैग है वो फहराया जवाहरलाल नेहरू जी ने, और पूर्ण स्वराज डे भी घोषित किया 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज डे, और एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। इसीलिए ही हम 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं, एज अ मार्क ऑफ, मतलब रिमेम्बरेंस ऑफ पूर्ण स्वराज डे। रिपब्लिक डे मनाते हैं। फर्स्ट रिपब्लिक डे 1950 में मनाया था ना, इसीलिए ही हमने 1950 26 जनवरी को मनाया था, क्योंकि हम इस दिन को पूर्ण स्वराज डे को याद करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 14, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड है? वो है आर्टिकल नंबर 280। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इस फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन कौन करता है? फॉर्मेशन बाय प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर में, 5 ईयर्स, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, of financial resources between the states and center, between the center and states. Question number 15, the concept of residuary power of the center are borrowed from which of the following countries? रेसिडुअरी पावर ऑफ द सेंटर हमने कहाँ से लिया है? पहले तो हम ये सारे ऑप्शंस का ही देख लेते हैं। हमने फ्रांस से क्या क्या बोरो किया है? देखो, फ्रांस से हमने किया है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसे क्या है हमने आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये कहाँ मेंशन है? ये तीनों प्रियम्बल में मेंशन है। अब कनाडा से देखते हैं हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया है? फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल स्ट्रक्चर with a strong center, residuary power of the center, residuary power of the center। जो क्वेश्चन में पूछा है वो हमने कनाडा से लिया है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और हम देख लेते हैं हमने कनाडा से और क्या क्या लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर,
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर and quasi-federal nature of constitution. Quasi-federal nature of constitution. इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है हम यहाँ देख लेते हैं. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरल लेजिस्लेशन मीन्स द्विसदनीय विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा है ना हम इंडिया में. बाईकैमरल लेजिस्लेशन, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, 5 तरह की रिट्स है ना, हेबिस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू वारंटो एक्सेट्रा. हेबिस कॉर्पस, मैंडमस, एक्सेट्रा. और क्या लिखा है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, और कौन सा ऑप्शन रह गया, आयरलैंड. आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है वो भी देख लेते हैं एक बार. आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, and nomination of members to the Rajya Sabha by the President. Of members to the Rajya Sabha by the President. Question number 16. Chithirai festival is observed to celebrate the wedding of goddess Meenakshi with Lord Sundareshwar in the South India state of Tamil Nadu. Option number 1 is the correct answer. Question number 17. Meristematic tissues are responsible for. Meristematic tissue is a किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देखो प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू. मेरिस्मेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं. देखो प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, प्लांट ग्रोथ. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. हम यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू के टाइप्स देख लेते हैं. अगर आगे कोई क्वेश्चन आता है तो फिर हम उसमें परमानेंट टिश्यू के टाइप देख लेंगे. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके 3 टाइप्स होते हैं. एक होता है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू. देखो एपिकल कहाँ पे होता है, प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट एट द शूट एपेक्स, बिल्कुल पौधे के ऊपर, और फिर रूट के भी बिल्कुल नीचे. प्रेजेंट एट शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स. ठीक है. इंटरकैलरी ये कहाँ पे होता है, एट द बेस ऑफ लीव्स, एट द
बेस ऑफ लीव्स एंड लिटरल ये होता है बीनीथ द बार्क, बीनीथ द बार्क में। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट द मार्शल स्किल्स ऑफ सिख्स। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सिखों के युद्ध कौशल को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है? बांदी, चोर दिवस, गुरु नानक जयंती, होला मोहल्ला या वैसाखी। ये मनाया जाता है होला मोहल्ला, और होला मोहल्ला होली के एक दिन बाद मनाया जाता है, 1 डे आफ्टर द होली। ठीक है, देखो बांदी चोर दिवस ये क्यों मनाया जाता है? जो गुरु गोविंद जी ग्वालियर फोर्ट से रिलीज़ हुए थे ना विद 52 किंग्स, इसलिए हम सिक्स मनाते हैं बांदी चोर दिवस। गुरु हरगोबिंद सिंह जी सिख हरगोबिंद जी रिलीज फ्रॉम ग्वालियर फोर्ट, और गुरु नानक जयंती ये होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी, बर्थ ऑफ गुरु नानक देव जी। वैसाखी फाउंडिंग द खालसा पंथ की स्थापना की थी किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने, इसलिए हम वैसाखी मनाते हैं। फाउंडिंग ऑफ द खालसा बाय गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी। Question number 19, the election commissioner has not only administrative but also some dash functions। चुनाव आयुक्त के न केवल प्रशासनिक बल्कि कुछ डैश कार्य भी हैं। वो कौन से होते हैं? क्वासी जुडिशियल, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो क्वासी जुडिशियल का क्या मतलब होता है? क्वासी मीन्स होता है ऑलमोस्ट, तो फिर क्वासी जुडिशियल का क्या मतलब हो गया? फंक्शंस दैट आर जुडिशियल इन नेचर बट परफॉर्म्ड बाय नॉन जुडिशियल बॉडीज, फंक्शंस दैट आर जुडिशियल इन नेचर but performed by non-judicial bodies। Question number 20, which of the following is a feature of rural areas? Unable to access basic necessities। yes, rural areas में basic necessities नहीं मिल पाती हैं। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फैसिलिटीज़, नहीं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं बोल सकते। सिमिलर एजुकेशन मतलब बहुत नॉमिनल एजुकेशन मिल जाए, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन रूरल एरियाज़ में मिलना थोड़ा मुश्किल है। अनेबल टू एक्सेस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, अरे रूरल एरियाज़ में तो एग्रीकल्चर ही करते हैं ना, तो अनेबल तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी, क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी नहीं होगा। नॉर्मल हेल्थ फैसिलिटी भी मिल जाए उनके लिए, मतलब ऐसा अभी तक पहुंचा नहीं है ना रूरल एरियाज़ में, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो आंसर क्या हो गया? फीचर ऑफ रूरल एरियाज इज अनेबल टू एक्सेस बेसिक नेसेसिटीज़। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।